हेलो एवरीवन और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्जीनिया वुल्फ की नॉवल मिसेस डैलोवे। ये वीडियो 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला, नॉवल की समरी एक 5 चैप्टर पैकेट में। दूसरा, नॉवल की मेजर थीम्स। और तीसरा, स्वयं ऑथर वर्जीनिया वुल्फ का बैकग्राउंड। सो लेट अस बिगिन। मिसेस डैलोवे एक मॉडर्निस्ट नॉवल है जिसमें कोई क्लियर चैप्टर डिविजन्स नहीं है। पूरी कहानी एक ही दिन, जून की एक मॉर्निंग से रात तक लंदन में सेट है। नैरेटिव स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखा गया है, जिसमें बिग बेन की घंटी बार बार बजती है और ऑब्जेक्टिव टाइम को मार्क करती है, जबकि कैरेक्टर्स के थॉट्स उन्हें पास्ट में ले जाते हैं। समझाने की सुविधा के लिए, पार्ट 1, क्लैरिसाज मॉर्निंग वॉक। नॉवल की शुरुआत होती है क्लैरिसा डेलवे के एक जून मॉर्निंग फूल खरीदने जाने से। लंदन की गलियों में चलते हुए वो अपनी यंगर डेज को याद करती हैं। बर्टन में बिताया वक्त, अपना चाइल्डहुड फ्रेंड पीटर वॉल्श और उनके साथ का रिश्ता। रास्ते में उनकी मुलाकात पुराने दोस्त ह्यू विडब्रेड से होती है। वो पीटर के बारे में सोचती है, जिसने उन्हें शादी के लिए पूछा था, लेकिन उन्होंने रिचर्ड डैलोवे को चुना क्योंकि रिचर्ड उन्हें स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस देते थे। क्लेरिसा अपनी बेटी एलिजाबेथ और उसकी हिस्ट्री ट्यूटर मिस किलमन के बारे में भी सोचती है, जिन्हें वो पसंद नहीं करती। एज और मोर्टेलिटी के बारे में सोचते हुए वो आखिर में मेलबेरीज फ्लावर शॉप पहुंचती हैं और अपनी पार्टी के लिए फूल चुनती हैं। पार्ट 2, सेप्टिमस इन द पार्क एंड पीटर्स रिटर्न। इसी वक्त लंदन की सड़कों पर एक कार बैकफायर होती है, जिससे क्राउड में खड़े सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, एक वर्ल्ड वॉर वेटरन जो शेल शॉक से परेशान है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी इटालियन वाइफ रेजिया उसे रीजेंट्स पार्क में ले जाती है। सेप्टिमस को लगता है कि आसमान में उड़ता प्लेन उसको कोई संकेत दे रहा है, और वो अपने मरे हुए दोस्त इवंस की आवाज सुनता है। दूसरी तरफ क्लैरिसा घर वापस आती है और पता चलता है कि लेडी ब्रूटन ने रिचर्ड को लंच पर बुलाया है, उन्हें नहीं। इस बात से वो हर्ट हो जाती हैं। कुछ देर बाद पीटर वॉल्श, जो इंडिया से अभी लौट कर आया है, अचानक क्लैरिसा से मिलने आता है। उनकी मुलाकात में पुरानी यादें, उसका प्रपोजल, उसका रिजेक्शन वापस उभरती हैं। पीटर बताता है कि वो इंडिया में एक शादीशुदा औरत से प्यार करता है। उनकी बातचीत अधूरी रह जाती है जब एलिजाबेथ कमरे में आती है। पार्ट 3, आफ्टरनून, ब्रैडशॉ, लेडी ब्रूटन एंड रिचर्ड्स गिफ्ट। पीटर लंदन में अकेला घूमता है, क्लैरिसा की कन्वेंशनल जिंदगी के बारे में सोचते हुए। उधर रेजिया और सेप्टिमस डॉक्टर ब्रैडशॉ, एक हार्ले स्ट्रीट साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाते हैं। ब्रैडशॉ सेप्टिमस की गंभीर मानसिक स्थिति पहचान लेता है, लेकिन उसका इलाज सिर्फ प्रपोर्शन यानी एक तरह की फोर्स्ड नॉर्मलसी पर बेस्ड है, और वो सेप्टिमस को रेजिया से अलग करके एक नर्सिंग होम भेजने की सलाह देता है। इसी बीच लेडी ब्रूटन के घर पर रिचर्ड डैलवे और ह्यू विडब्रेड लंच करते हैं और एक लेटर ड्राफ्ट करते हैं। लंच के बाद पीटर का नाम सुनकर रिचर्ड को क्लैरिसा की याद आती है और वो उसके लिए फूल खरीद कर घर जाता है। वो अपनी पत्नी से प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन सिर्फ फूल देकर आम बातें करता है। क्लैरिसा अकेली रहकर अपनी शादी और जिंदगी के बारे में सोचती है। पार्ट 4, मिस किलमन, एलिजाबेथ एंड सेप्टिमस's डेथ। मिस किलमन, जो एलिजाबेथ की ट्यूटर है, अपने रिलीजन और अपने गरीब बैकग्राउंड के थ्रू मीनिंग ढूंढती है, लेकिन क्लैरिसा जैसे कंफर्टेबल औरतों से जलती है। एलिजाबेथ मिस किलमन के साथ एक अनकंफर्टेबल टी सेशन के बाद लंदन में अकेले घूमती है, अपनी आज़ादी को महसूस करते हुए। दूसरी तरफ सेप्टिमस अपने घर में कुछ देर के लिए शांत और खुश महसूस करता है। वो और रेजिया साथ हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर होम्स जबरदस्ती उनके घर में आता है उसे नर्सिंग होम भेजने, सेप्टिमस खुद को ट्रैप्ड महसूस करता है। एस्केप करने की कोशिश में वो खिड़की से कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। ये नॉवल का सबसे ट्रैजिक मोमेंट है। पार्ट 5, पीटर्स डिसीजन एंड द पार्टी। पीटर क्लैरिसा का शॉर्ट नोट पढ़कर और डेजी के बारे में सोचते हुए आखिर में पार्टी में जाने का फैसला करता है। रात को पार्टी शुरू होती है। बहुत सारे गेस्ट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होते हैं, और बहुत समय बाद सैली सीटन भी वहां पहुंचती है। पार्टी के बीच सर विलियम ब्रैडशॉ और उनकी वाइफ आते हैं और बताते हैं कि उनका एक यंग पेशेंट सेप्टिमस उस दिन सुसाइड कर चुका है। ये खबर सुनकर क्लैरिसा गहरी सोच में चली जाती है। वो अकेले एक कमरे में जाकर सेप्टिमस की मौत के बारे में सोचती है और अजीब तरह से उसे अपनी खुद की जिंदगी से कनेक्ट करती है। उसे लगता है कि सेप्टिमस ने अपनी आज़ादी बचाने के लिए मौत चुनी। खिड़की से बाहर देखते हुए वो सामने के घर में एक बूढ़ी औरत को सोने की तैयारी करते हुए देखती है, जो उसे जिंदगी की कंटिन्यूटी का एहसास दिलाता है। वो वापस पार्टी में जाती है। नॉवल खत्म होता है जब पीटर वॉल्श क्लैरिसा को दोबारा कमरे में आते देखता है
एक इंटेंस फीलिंग से भर जाता है जो सालों से दबाया हुआ उसका प्यार है। अब हम नॉवल के 5 सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करते हैं। थीम 1, टाइम एंड मेमोरी। ये नॉवल का सेंट्रल थीम है। पूरी कहानी एक दिन में सेट है, लेकिन बिग बैन की घंटी ऑब्जेक्टिव क्रोनोलॉजिकल टाइम को रिप्रेजेंट करती है, जबकि कैरेक्टर्स की मेमोरीज उन्हें सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल टाइम में ले जाती हैं। क्लेरिसा बर्टन के अपने दिन याद करती है, पीटर अपना पास्ट प्यार और सेप्टिमस अपनी वॉर की यादें। इस तरह पास्ट और प्रेजेंट एक साथ फ्लो करते हैं। सेकंड, लाइफ एंड डेथ। नॉवल में जिंदगी और मौत एक साथ चलती है। क्लैरिसा अपनी पार्टी के थ्रू जिंदगी सेलिब्रेट करती है, जबकि सेप्टिमस डिस्पेयर में सुसाइड कर लेता है। ये दोनों कैरेक्टर्स कभी मिले नहीं, लेकिन सेप्टिमस की मौत की खबर सुनकर क्लैरिसा मोर्टैलिटी के बारे में गहराई से सोचने लगती है और उसे एहसास होता है कि मौत जिंदगी का ही एक हिस्सा है। थीम 3, वॉर एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ के थ्रू वुल्फ वर्ल्ड वॉर 1 के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को दिखाती है। वो हेलुसिनेशंस, इमोशनल नमनेस और अपने दोस्त इवांस की यादों से परेशान रहता है। उसके इलाज करने वाले डॉक्टर्स होम्स और ब्रैडशॉ उसकी असली तकलीफ को समझ नहीं पाते, जो युद्ध के बाद सोसाइटी की इनसेंसिटिविटी को दिखाता है। थीम 4, आइसोलेशन एंड एलियनेशन। लंदन जैसी आबादी वाले शहर में रहते हुए भी हर कैरेक्टर अपने तरीके से अकेला महसूस करता है। क्लैरिसा अपनी सोशल पोजीशन के बावजूद खुद को अलग थलग महसूस करती है। पीटर इंडिया से लौटकर अकेला है और सेप्टिमस तो पूरी तरह से अपनी मानसिक पीड़ा में अकेला है, क्योंकि कोई उसे समझ नहीं पाता। उसकी वाइफ रेजिया भी एक फॉरेन देश में अकेली महसूस करती है। थीम 5, फीमेल आइडेंटिटी एंड जेंडर रोल्स। क्लैरिसा अपने आप को एक वाइफ, माँ और इंडिविजुअल के रूप में बार बार सोचती रहती है। एक कन्वेंशनल मैरिज चुनने के बावजूद वो सोचती है कि अगर उसने पीटर को चुना होता तो जिंदगी कैसी होती। उसकी सैली सीटन के साथ यादें एक ऐसा वक्त दिखाती हैं जब वो ज्यादा आजाद और इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करती थी। दूसरी तरफ सेप्टिमस भी पेट्रियार्कल मेडिकल अथॉरिटी डॉक्टर ब्रैडशॉ का शिकार बनता है, जो प्रपोर्शन के नाम पर कंट्रोल थोपता है। इस तरह वुल्फ जेंडर रोल्स और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पर सवाल उठाती है। इस नॉवल की कुछ और इम्पोर्टेंट थीम्स आपकी स्क्रीन पे दी गई हैं उनकी सिंगल लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। ये है इस नॉवल के मेजर कैरेक्टर्स की लिस्ट अलॉन्ग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं ऑथर के बारे में। वर्जीनिया वुल्फ का जन्म 25 जनवरी 1882 को केंसिंगटन, लंदन में हुआ था। उनका असली नाम एडलिन वर्जीनिया स्टीफन था। उनके पिता सर लेस्ली स्टीफन एक लिटरेरी क्रिटिक थे और माँ जूलिया प्रिंसेप डकवर्थ एक फिलैंथ्रोपिस्ट थी। वो एक इंटेलेक्चुअल फैमिली में बड़ी हुई, जहाँ हेनरी जेम्स और थॉमस हार्डी जैसे लोग उनके घर आते रहते थे। उन्हें फॉर्मली स्कूल कभी नहीं भेजा गया। उन्होंने घर पर ही इंग्लिश, क्लासिक्स, लैटिन और ग्रीक पढ़ी और बाद में किंग्स कॉलेज लंदन के लेडीज डिपार्टमेंट में क्लासिक्स और हिस्ट्री पढ़ी। वर्जीनिया की जिंदगी लॉस और ट्रॉमा से भरी रही। उनकी माँ की मौत 1895 में हुई जब वो सिर्फ 13 साल की थी, जिससे उनका पहला मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। इसके बाद उनकी हाफ सिस्टर और पिता की भी मौत हो गई। इन सारी मौत ने उन्हें डीपली अफेक्ट किया और उनकी पूरी जिंदगी डिप्रेशन के एपिसोड्स में रही। अपने पिता की मौत के बाद वर्जीनिया ब्लूम्सबेरी चली गई और ब्लूम्सबेरी ग्रुप का हिस्सा बन गई, राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स का एक इन्फ्लुएंशियल सर्कल जिसमें लेनर्ड वुल्फ भी थे, जिनसे उन्होंने 1912 में शादी की। साथ में 1917 में उन्होंने होगार्थ प्रेस शुरू की, जिसमें टीएस एलियट और फ्रॉयड जैसे लेखकों ने काम पब्लिश किए। वुल्फ ने अपना लिटरेरी करियर एक एसेइस्ट के रूप में शुरू किया। उनका पहला नॉवल द वॉयेज आउट 1959 में पब्लिश हुआ। बाद में वो मॉडर्निज्म की सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स में से एक बन गई। उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग जैसी नई नैरेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उनके मेजर नॉवेल्स हैं मिसेस डैलोवे, टू द लाइट हाउस, ओरलैंडो और द वेव्स। उनका ऐसे अ रूम ऑफ वन जोन आज भी फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है। दुनिया भर में पहचान मिलने के बावजूद वुल्फ की मेंटल हेल्थ हमेशा अनस्टेबल रही। 28 मार्च 1941 को उन्होंने अपने घर के पास रिवर ओज में डूबकर अपनी जान दे दी। आज वर्जीनिया वुल्फ को 20th सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक माना जाता है, जिनका काम लिटरेचर, जेंडर और आइडेंटिटी के अंडरस्टैंडिंग को आज भी शेप करता है। तो ये था वर्जीनिया वुल्फ की नॉवल मिसेस डैलोवे का एक ओवरव्यू, इसकी स्टोरी, इसके मेजर थीम्स और ऑथर्स का बैकग्राउंड। ये नॉवल सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि टाइम, मेमोरी और ह्यूमन कॉन्शियसनेस की एक गहरी एक्सप्लेनेशन है। Thank you very much. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to the channel. And we will see you again in the next one.